नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉमर्स देव। नाउ आज आपने अपना थंबनेल पढ़ लिया होगा कि हम आज आपको ITR-1 भरना सिखाएंगे। तो सबसे पहले ITR-1 जब भी आपको भरना है तो आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ पे आपको जाना है। गूगल पे आप टाइप करिए ई फाइलिंग ITR, ठीक है, ई फाइलिंग ITR या फिर ई फाइलिंग, है ना। तो इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in ये आपको सबसे पहले आ जाएगा। आपको बस सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपको एक विंडो खुलेगी, आपको इसे बंद कर देना है और नॉर्मली ये विंडो रहेगी। आप यहाँ पर नीचे जा कर के आप यहाँ से कहीं पर भी ऐसे क्लिक कर सकते हो, बट ई फाइलिंग ब्राउज़र पे आप क्लिक करिए। वहाँ पे आपको एक नए पेज पे ले जाएगा। वहाँ से आपको जाना है डाउनलोड्स के पेज पे, यानी कि डाउनलोड्स पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये वापस से एक नया पॉपअप विंडो खुला है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ITR-1 जो है आपको भरनी है और ये किनके लिए होती है, जो रेजिडेंट पर्सन होते हैं जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है, पहली बात। दूसरी बात, जिनकी सैलरी एक हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स मतलब इंटरेस्ट डिविडेंड इस तरीके की इनकम है, वो ही इनको भरे। अगर उनकी बाकी अगर कोई इनकम है तो वो ये फॉर्म ना भरे। तो जो ITR-1 है आपको भरनी है। अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे तरीके से भरते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नीचे जो है आपको वो डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको आपको यहाँ से सिंपली क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो या फिर डाउनलोड्स के फोल्डर में जाकर के भी ओपन कर सकते हो। यहाँ से आपको ये फोल्डर वापस ओपन करना है और आपको एक एक्सेल फाइल दिखेगी और एक टेक्स्ट फाइल दिखेगी। टेक्स्ट फाइल को आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेल फाइल को आपको कॉपी कर लेना है। Ctrl+C कॉपी कर लिया मैंने और कहीं और जगह पे आपको उसको प्लेस कर देना है, यानी कि मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया हुआ था, मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जब आपने ये नया फोल्डर में पेस्ट कर दिया है तो अब आप यहाँ पे सिंपली क्या करिए कि डबल क्लिक करके जो है इसको ओपन कर लीजिए। डबल क्लिक करके ओपन करने के बाद ये एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। तो धीरे धीरे 1 मिनट ओपन होते हैं, ये ओपन हो गई। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ग्रीन सेल जो है उसमें आपको डाटा भरना है। रेड लेबल जो लिखा हुआ है, जैसे कि ये रेड है या ये रेड है, वो आपको मैंडेटरी भरना है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कट नहीं चलेगा, ओके करना है। इस तरीके से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या क्या आपको भरना रहता है, तो ये बहुत इजी फॉर्म होता है। सबसे इजी फॉर्म जो मुझे लगता है ITR के अंदर वो ITR-1 है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो आप इसको तुरंत, ये मानिए 15 मिनट भी आपको मुश्किल से लगेंगे। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको ध्यान से सुनना है। पहला डॉक्यूमेंट आपको है आधार कार्ड या पैन कार्ड, दोनों डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तीसरा नंबर है फिर आपके जितने भी बैंक है उनके सबके स्टेटमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे मतलब आपको जब भी ITR भरने होते हैं तब आपको वो तीनों डॉक्यूमेंट लेना होता है। फिर उसके बाद अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो आपको क्या करना होता है कि सैलरी में फॉर्म 16 एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है, क्या TDS के लिए दिया जाता है। तो अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सैलरी स्लिप प्रोवाइड करवाई जाती है, अगर वो है तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी होने चाहिए। और भी अदर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, जैसे अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है या कुछ किया है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए ना। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से ये फॉर्म भरते हो। तो सबसे पहले आपको जनरल डिटेल यहाँ पे डालनी होती है। तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होता है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम अगर आपका है तो वो डालिए और उसके बाद लास्ट नेम डालिए। यहाँ पे आ जाता है पैन नंबर डालना है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आधार कार्ड नंबर आपको डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार की एनरोलमेंट ID आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, जिसमें फ्लोर डोर ब्लॉक नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है, यानी कि एक तरीके से आपको यहाँ पे अपनी विलेज का नाम डाल सकते हो। यहाँ पे आप वापस वही नाम कॉपी कर सकते हो, ठीक है, एरिया लोकेलिटी में। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हो, अगर आपने यहाँ पहले से अपना गांव का नाम डाल दिया है तो। उसके बाद यहाँ स्टेट का नाम डाल सकते हो। यहाँ पे आपको कंट्री डालनी है और ऑफकोर्स यहाँ आप इंडिया डालोगे, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो रेजिडेंट पर्सन के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इंडिया डालोगे। ऑफकोर्स आपका हो सकता है कि एड्रेस कुछ ही और कंट्री का दे सकते हो, है ना, बट आप इंडिया के ओरिजिन हो। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने, यानी कि अगर आप एम्प्लॉय थे तो आप कौन सी तरीके के एम्प्लॉय थे, तो आपको यहाँ पे डालना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दैट मीन्स कि आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत काम करते थे या अदर, यानी कि प्राइवेट हो गए। अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हो और आपके पास केवल पेंशन आ रही है तो पेंशनर्स भी आप डाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको फाइल करना होता है कि आप कौन से सेक्शन के अंदर फाइल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये बोलता है कि आर यू फाइलिंग रिटर्न अंडर 7th प्रोविजो ऑफ 139(1) बट अदरवाइज नॉट वेल फर्निश्ड। तो यहाँ पे आपको यस करना होता है, क्योंकि आप 139(1) में आपने रिटर्न भरनी है ना। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस, कम्युनिकेशन डिटेल आपको डालनी होती है, मोबाइल नंबर आपको डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है
139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जिन्होंने ड्यू डेट के अंदर भरनी है वो 139(1), यानी कि आप अगर 35 जुलाई तक भर रहे हो तो ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट है, अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो। उसके अलावा फिर बिलेटेड आती है, रिवाइज, यानी आपने पहले गलत भरती थी, अब आप उसको रिवाइज करना चाहते हो, उसको सही करना चाहते हो। या फिर 1192 भी, तो ये क्या होता है कि उनको पावर दी होती है इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि वो क्या होता है कि आपकी डिले को एग्जाम कर सकता है, यानी कि आपने बिलेटेड भरी है लेकिन वो कह सकते हैं कि अभी भी आप भर सकते हो, तो वो यहाँ पे आ जाती है। तो आपको क्या सिंपली इसको ओके कर दूँ, यहाँ पे आपको सिंपली 139(1) भरनी है अगर आप अभी भर रहे हो तो। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देन अब आपको आ जाती है इनकम की डिटेल डालनी है। अब इनकम की डिटेल में सिंपली आपको सैलरी की डिटेल डालनी है, तो आपको सैलरी स्लिप में मिल जाएगी या फॉर्म 16 अगर आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवाता है तो वहाँ पे आपको सिंपली मिल जाएगा। तो आपको सैलरी की डिटेल डालनी है, यानी कि आपको सैलरी कितनी चाहिए की, परक्यूजिट्स कितनी की, और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, दैट मीन्स अलाउंस हो गए या कोई भी अदर चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी है। अलाउंस की आपको डिटेल डालनी है जो एग्जाम्प्ट है, यानी कि इसमें से जो अमाउंट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो ब्लू सेल है, यानी कि जहाँ पे ब्लू कलर में वैल्यू लिखी हुई है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी डालना नहीं है। अगर आप यहाँ डालते हुए, जैसे मैं यहाँ पे लाइन टाइप करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक बता देगा कि इस सेल पे आप वैल्यू नहीं डाल सकते, ये प्रोटेक्टेड सीड है, तो आप यहाँ पे डाल भी नहीं सकते और आपको डालना भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सैलरी हो गई, अलाउंस हो गई। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेगा, है ना, तीनों सेल। उसके बाद ये भी आ जाएगा, टोटल सैलरी आपकी आ जाएगी। उसके बाद अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी थी, आपने उसको किराए पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे फिर किराए की डिटेल भी डाल सकते हो। ऑफकोर्स आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा है तो आप फिर ITR 1 नहीं भरोगे। तो यहाँ पे आपने कोई भी जो भी पूरा रेंट जो आपने रिसीव किया है वो आप यहाँ पे रिसीव करोगे, ठीक है। जैसे आपने यह कहा कि मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, या तो फिर ऑटोमेटिक आपको रेंट, यानी कि मैं खुद उस प्रॉपर्टी में रह रहा था, तो फिर या फिर आपने लेट आउट किया, यानी कि मैं उसको किराए पे दे रखा था, तो आपने लेट आउट पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट डाल दोगे। इसके बाद आप नीचे जो ये अमाउंट है ये चला जाएगा, आपने कितना टैक्स पे किया लोकल अथॉरिटी यानी म्यूनसिपल टैक्स होते हैं जो आपको लोकल गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो आप यहाँ डालोगे। ये तीनों ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा दोनों। उसके बाद इंटरेस्ट जो आपने पे किया है वो आप यहाँ डालोगे, और कोई भी एरिया रेंट, यानी कि इस साल आपके पास पैसा रिसीव नहीं हुआ, वो डिस्प्यूट में था, और अगले साल वो पैसा आपके पास रिसीव हुआ, दैट मीन्स कि इस साल का वो किराया नहीं है, लेकिन पैसा इस साल रिसीव हुआ है, आपने पिछले साल उसको इंक्लूड नहीं किया था अपनी इनकम में, लेकिन चूंकि इस साल रिसीव हुआ तो आप अगर यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। और इंक्लूड करते वक्त आप यहाँ पे 30% जो है रिड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि 30% की एक डिडक्शन दी जाती है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। मैंने हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में ये समझाया हुआ है, तो यहाँ पे आप 30% रिड्यूस कर सकते हो, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे दोनों सेल। देन आफ्टर आपको यहाँ पे अदर सोर्स, यानी कि अगर आपके जैसे कि इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, डिविडेंड क्या होता है, कोई भी शेयर्स वगैरह होते हैं तो उन पे आपको मिलता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। और एनी अदर आप यहाँ पे अगर चाहो तो डिविडेंड लिख करके लिख सकते हो, एनी अदर, यानी कि डिविडेंड गिफ्ट हो सकता है, यानी कि कोई भी एनी अदर सोर्स से अगर आपको पैसा मिलता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे जो है आप यहाँ पे इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ। देन अब मैंने आपको यहाँ पे एक डिडक्शन के मैंने 3 वीडियो बनाए थे, तो वहाँ से आपको देखते हुए यहाँ पे जितनी भी डिडक्शंस के आप अमाउंट लेना चाहते हो, डिडक्शन लेना चाहते हो, सारा अमाउंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखना होगा। यानी कि 80C में जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आपके बच्चे की ट्यूशन फीस हो गई, रेंट हो गया, तो इन सारी चीज़ों का आप 80C में डिडक्शन ले सकते हो, तो वहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है। ऑफकोर्स आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराना होता है, लेकिन अगर आपके बाई चांस असेसमेंट आ जाता है और आपको जो ऑफिसर है अगर वो बुलाता है अपने पास और मांगता है डॉक्यूमेंट, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट हो, उसके बाद ही आप एक बार अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिएगा, और उसके बाद ही यहाँ पे सारा अमाउंट डालना है आपको। देन यहाँ पे आपको 80C 80CCC इसमें क्या क्या होता है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू रिटर्न भर रहे हो तो आपको पता होगा कि इनमें क्या डिडक्शन मिलती है। नहीं है अगर आपको पता, तो मैंने 3 वीडियो बनाए हैं डिडक्शंस के ऊपर, जिनमें एक में मैंने सारे ये डिडक्शंस कवर किए हैं, तो आप वहाँ पे जा करके ये वीडियो देख करके पता लगा सकते हो कि ये कौन से डिडक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरे डिडक्शंस की ही सारे ये कॉलम्स हैं, तो ये सारे हो जाएंगे, जिनमें से आपको 4 डिडक्शन यहाँ पे नहीं लिखने हैं, क्योंकि 4 डिडक्शन ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे, 80D 80G और 80GGA। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनको ब्लू कलर में किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक वहाँ से कैलकुलेट होकर आएंगे, आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है। उनके लिए अलग से इन्होंने एक शीट बना के रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। देन यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम आने के बाद आपने कोई भी ऑटोमेटिक ये टैक्स वगैरह सब कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो काफ़ी एडवांस सिस्टम हो चुका है, अब आपको ज़्यादा मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी ईजी पड़ता है ये। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगी। देन आपको फिर TDS और TCS की डिटेल डालनी पड़ती है। तो TDS की डिटेल के लिए आपके पास क्या होता है कि अगर फॉर्म 26AS है तो बहुत अच्छा है, और आप चाहो तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं किसी और वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म 26AS आप डाउनलोड कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट TDS की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो ओके करिए।
हालांकि आप चाहो तो आपके पास फॉर्म 16 भी अगर अवेलेबल है, फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A, जो कि आपको इंडिविजुअली मिलता है। जैसे मान लीजिए मेरा TDS 10 लोगों ने काटा है, ठीक है, अलग अलग 10 लोगों ने, तो मुझे हर आदमी मुझे फॉर्म 16 या फॉर्म 16A देगा। लेकिन अगर मुझे कंबाइंड रिटर्न चाहिए कि मुझे इन 10 ही लोगों ने कितना मिल करके कितना TDS काटा है, तो मुझे वो फॉर्म 26AS में मिल जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस रहता है फॉर्म 16 और 26AS में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको TDS की पूरी डिटेल डालनी है, किसने उसका 10 नंबर क्या था, उसका नाम क्या था, और उसने कौन सी इनकम पे आपका TDS काटा है और कितना TDS कटा है, ठीक है। इस तरीके से आपको सारा डालना है, सैलरी में डालना है, नॉन सैलरी में डालना है, ठीक है। फॉर्म 16C में डालना है। देन आफ्टर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यानी कि अगर आपने कोई भी आज के पहले अगर आपने कोई टैक्स पे किया है या अभी भी आपने कोई टैक्स पे किया है, तो आपको यहाँ पे डालना है। जब तक आप टोटल टैक्स पे नहीं कर देते हो तब तक आपकी रिटर्न भी जो है वैलिडेट नहीं होगी, अपलोड भी नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं TCS पे। तो आपको TCS अगर आपका कटा है, ठीक है, टैक्स कलेक्टेड हुआ है अगर आपका, तो आपको यहाँ पे डिटेल जो है डालनी होगी, और यहाँ यह आपको मिल जाएगी फॉर्म 27D में, ठीक है। ये भी आप नॉर्मली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो ई फाइलिंग से। ये भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा, जरूर बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको आता है फॉर्म 26AS डाउनलोड करना, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके ये फॉर्म जो है भर सकते हो, फिल कर सकते हो। नहीं तो मैं तुरंत कंटिन्यू में मैं अभी जो है वीडियो आपको डाल दूँगा। उसके बाद ये दोनों डिटेल डालने के बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो पिछले वाले जो सीट है वहाँ से ये निकल के आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे बैंक की सारी डिटेल डालनी है, उनका IFSC कोड का कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, और जो भी आप प्राइमरी अकाउंट डालना चाहते हो उस पर आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितनी भी आपके बैंक अकाउंट है, प्राइमरीली आपको सारे बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे डालनी होती है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन डालना होता है, यानी कि मेरा नाम क्या है, देन सन फादर डॉटर की डिटेल डालनी होती है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आप खुद कहते हो तो सेल्फ में करके आपको यहाँ पे साइन करने के लिए डालना होता है। तो प्लेस आपको डेट ये ऑटोमेटिक पिक करेगा जिस दिन आप भर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये भर सकते हो। यहाँ तक एक तरीके से जो मोटा मोटा काम है वो कंप्लीट हो जाता है। बट अगर आपने ATD, ATG और ATGGA में इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे फिर आपको डिटेलिंग भरनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपने ATD यानी कि जो मेडिकल से हो गया, मेडिकल से रिलेटेड होता है, यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हो गया, तो ATD तो फिर भी ईजी आप भर सकते हो। आपने कोई भी इंश्योरेंस करवाया, हेल्थ इंश्योरेंस या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो इसकी आपको डिटेल मिलती है, ठीक है। और उस वीडियो में आप और ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे। वहीं अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो आप यहाँ पे इसको डालना पड़ता है। बट ATG और ATGG है तो आपको फिर एक बार क्या है कि CA या लॉयर वगैरह, तो जो भी आपके वहाँ एरिया में रिटर्न भरता है, आप उससे एक बार कंसल्ट कर लीजिए, ताकि वो क्या है कि थोड़ा और अच्छे से आपको समझा दे, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। आई होप कि आपने रिटर्न बना काफ़ी अच्छे से सीखा होगा। मैं अब आपको एक बार फॉर्म 26AS डाउनलोड करना जी बताऊँगा, और साथ ही साथ इनको अपलोड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से रिटर्न भरा जाता है, और वो भी ज़्यादा पैसे ना लगाए, ठीक है। ऑफकोर्स अगर कोई CA या कोई भी आदमी अगर आपका रिटर्न भर रहा है तो वो थोड़े बहुत पैसे चार्ज करेगा, क्योंकि उसकी मेहनत है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो आप खुद भी रिटर्न भर सकते हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।